ठीक है, जो हमारी रेगुलर क्लास थी उसमें भी हम यही चैप्टर कर रहे थे, है ना। तो रिवीजन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम एक तरह से फ्रेश ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक की बात करेंगे। दोनों अपने माइक्स ऑन करो। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? अगर तुमसे पूछा जाए कि बैंक्स का मतलब क्या, तो क्या आंसर करोगे? हम्म, सर किसका मतलब बताना है? अगर तुमसे कोई पूछता है कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, या फिर बैंक क्या होते हैं, यस बैंक जानते हैं, एचडीएफसी जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक जानते हैं, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, पीएनबी, ये हम सारे बैंक्स के नाम सुने हुए हैं। लेकिन हम कैसे बताएंगे कि एक बैंक होता क्या है, हम इनको बैंक क्यों कहते हैं, बताओ। सर जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे और लोन एडवांस करे। हाँ, यानी बैंकिंग किसको कहेंगे? बैंक कहेंगे एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक एज एंड इन्वेस्ट इट, या फिर लैंडिंग लोन्स टू अदर्स। ठीक है, तो बैंक क्या होते हैं? बैंक एक्चुअल में क्या काम करते हैं? बैंक वही होगा जो लोगों से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे, और डिपॉजिट कितनी तरह की होती है? डिपॉजिट हमारी मेनली दो तरह की होती है, डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, सेकंड, उस डिपॉजिट का वो क्या करेगा? उस डिपॉजिट के थ्रू जो पैसे आए हैं उस पैसे को वो आगे इन्वेस्ट करेगा। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो डिपॉजिटर्स को वो इंटरेस्ट कैसे पे करेगा? ठीक है, हमें इंटरेस्ट देता है वो, तो हमें इंटरेस्ट कहाँ से देगा? अपनी भी तो इनकम जनरेट करेगा। तो या तो वो लोन देगा आगे, या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, तो फिर वहां से बैंक पैसा कमाएगा और बैंक हमें बदले में इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होगा? एन ऑर्गेनाइजेशन which is registered under banking रेगुलेशन एक्ट 1949 है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर हो जाती है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बैंक बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब वो एक बैंकिंग कंपनी हो गई है। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है, सबने पढ़ा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन जिसका होगा उसको हम कंपनी बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है, इसी तरह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। तो इसके अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कमर्शियल बैंक बोलेंगे। ठीक है, और कमर्शियल बैंक को और आगे डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? which accepts the deposits granting loans and making investments। ठीक है, तो उसको हम कमर्शियल बैंक बोलेंगे। कमर्शियल बैंक क्या करेगा? सबसे पहले तो वो रजिस्टर्ड होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वो रजिस्टर्ड होगा। और दूसरा क्या काम करेगा? वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा, यानी लोगों से पैसे डिपॉजिट कराएगा बैंक में, और लोगों को लोन भी देगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा कहीं ना कहीं। तो उसको हम बोलेंगे क्या? कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी,
HDFC, ICICI बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक लिमिटेड, ये सारे बैंक्स क्या है, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो हमने इनको कमर्शियल बैंक क्यों बोला? क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं इनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, इसलिए हम इनको कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसीलिए इनको हमने कमर्शियल बैंक कहा। ठीक है सर, क्या ऐसे भी बैंक होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं? हाँ बेटा, ऐसे भी बैंक होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स में हमने 12th में 11th में पढ़ा था कि सभी प्रॉफिट के लिए काम बिजनेस करेंगे, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जैसे एनजीओ हो गया, एनपीओ हो गया, हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स में, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी तरह एक बैंक होता है जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करेगा, जिसका मोटिव होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, और दूसरे कुछ बैंक्स होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। उन बैंक्स को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या किसी कॉर्पोरेट बैंक का नाम सुना है? तो बेटा एक बहुत फेमस बैंक है, फेमस एक्चुअल में वो हो गया था, नहीं फेमस, वो हो गया। उस फेमस बैंक का नाम है पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र पीएमसी बैंक, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये फेमस कैसे हो गया? क्योंकि इसमें अभी नवंबर के मंथ में इसमें एक घोटाला पकड़ा गया था, एक इसमें फ्रॉड पकड़ा गया था, न्यूज में भी काफी आया था। ठीक है, तो तब से ये फेमस हो गया। तो वो बैंक कौन सा था? वो कमर्शियल बैंक नहीं था, वो एक कोऑपरेटिव बैंक था। उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं था, बस सोशल सर्विस करना था। ठीक है, तो समझ में आया कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होंगे? कमर्शियल बैंक्स होंगे जिनका मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग, और कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे जिनका मोटिव सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। जहां तक क्लियर है? यस सर। अब हमें स्टार्ट करना है कमर्शियल बैंक। हमारे कोर्स में कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, हमें कमर्शियल बैंक कर रहे हैं, और कमर्शियल बैंक के हम फंक्शंस की बात करेंगे कि एक्चुअल में करता क्या क्या है। वैसे इसके फंक्शंस हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ ली है। तो इसका बेसिकली दो फंक्शंस होंगे, दो टाइप के फंक्शन ये करेगा। एक को हमने बोला प्राइमरी फंक्शन, और दूसरे को बोला हमने सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो तरह के फंक्शन करेगा। प्राइमरी फंक्शन में ये दो चीजें करेगा। सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, और सेकंड होगा एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, तो फर्स्ट होगा प्राइमरी फंक्शन का मतलब जो ज्यादातर बैंक करता है, जो सबसे ज्यादा फंक्शन करता है बैंक, उसको हमने प्राइमरी फंक्शन बोला। तो प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि लोगों के पैसे जमा करना और लोन देना। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गए। अब हम पढ़ते हैं इन प्राइमरी फंक्शंस, जो ये दोनों फंक्शन है इनको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में वो पैसे जमा कराएगा। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में पैसे जमा कराएगा। ठीक है, कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं बैंक में? अकाउंट में ही तो अकाउंट ही तो खोलेगा, तभी तो हम पैसे जमा करेंगे। तो पहला होता है डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं डिमांड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट क्या होता है हमारा? एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें हम कभी भी पैसे डाल सकते हैं और कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, इसमें हम ज्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मुझे 1 करोड़ डिपॉजिट करने हैं तो सेविंग अकाउंट में हो सकता है बैंक मना कर दे कि 1 करोड़ में डिपॉजिट नहीं कर सकता, या फिर मैं मंथ में अगर 100 बार पैसे निकालना और डालना चाहूँ तो भी सेविंग अकाउंट में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सेविंग पर्पस के लिए खोला जाता है और इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है और लिमिटेड अमाउंट के साथ होती है। ठीक है, चलो फिर आ गया हमारा सेकंड।
सेकेंड है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने लास्ट चैप्टर मनी सप्लाई में फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट की बात की थी, तो ये वही फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिट होगी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बेटा बेसिकली बिजनेस के लिए खोला गया अकाउंट होता है। इसमें हम बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने में मैं 100 ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ, 200 भी कर सकता हूँ, 2000 भी कर सकता हूँ, 2 लाख भी कर सकता हूँ। और 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, कितने भी अमाउंट की इसमें ट्रांजेक्शन हो सकती है। ठीक है, चलो, तो सेविंग अकाउंट क्या हुआ, जो हम ज्यादातर अपनी सेविंग्स के लिए करते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होंगे और अमाउंट भी लिमिटेड होगा। फिक्स डिपॉजिट, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करते हैं, इसमें हम कभी भी पैसे नहीं निकाल सकते, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तभी पैसे निकाल सकते हैं। थर्ड हमारा हो गया करंट अकाउंट, जो बिजनेस के लिए हम ओपन करते हैं और इसमें हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कितनी भी बार निकाल और डाल सकते हैं इसमें पैसे, और कितना भी बड़ा या छोटा अमाउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इन अकाउंट्स में और एक दो डिफरेंस की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सबको मालूम है सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे कम इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं करंट अकाउंट पे। बेटा करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है हमें, बैंक इस पे इंटरेस्ट नहीं देता, उल्टा इसमें बैंक हमसे चार्जेस लेता है, क्योंकि इसमें ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बैंक, तो इसलिए बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है हमें, हमें उल्टा बैंक को चार्जेस पे करने पड़ते हैं। समझ में आ गए तीनों इसके टाइप ऑफ अकाउंट्स? यस सर। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी, जो हमारा फंक्शन था उसका सेकंड फंक्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन। जब हम लोन देते हैं तो उसको बोलते हैं हमने लोन एडवांस कर दिया। ठीक है, एडवांस यानी हमने दे दिया किसी को, ग्रांटिंग या फिर एडवांसिंग ऑफ लोन। तो लोन भी बेटा हम ज्यादातर 3 तरह के ही देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे 3 टाइप के डिपॉजिट्स थे, इसी तरह हमारे मेनली 3 टाइप के लोन होंगे। सबसे पहला है कैश क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट, चलो इसको बाद में देखेंगे। सेकंड है हमारा डिमांड लोन। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। कैश क्रेडिट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डिमांड लोन क्या होता है, ये तो अजीब सा नाम है बेटा। डिमांड लोन वो लोन होता है जिसको बैंक हमसे कभी भी वापस ले सकता है, यानी इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा कि इतने टाइम के बाद हमें वापस करना है। बैंक हमसे कभी भी वापस मांग सकता है अपने लोन के पैसे। ठीक है, यानी डिमांड लोन इज द लोन विच कैन बी recalled एनी टाइम बाय बैंक। ठीक है, जिसको बैंक कभी भी वापस ले सकता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा डिमांड लोन। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट टर्म लोन की तरफ। शॉर्ट टर्म लोन क्या होगा, जो एक कम पीरियड के लिए हमें लोन दिया जाएगा, इसमें लोन की ड्यूरेशन फिक्स होगी। ठीक है, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही हम पैसे वापस करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि कभी भी बैंक हमें पैसे वापस करने के लिए बोलेगा, इसमें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम पैसे वापस करेंगे। ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा यानी लोन फॉर लेस देन 1 ईयर, एक तरह का। ठीक है, 1 साल से अगर कम के लिए हमें लोन मिला है, लोन ड्यूरेशन 1 साल से कम है, तो हम उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। ठीक है, और डिमांड लोन क्या था, डिमांड लोन में कोई ड्यूरेशन नहीं होती,
इसमें बैंक हमसे कभी भी पैसे ले सकता है, हो सकता है 2 दिन बाद ही वापस ले ले, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो बैंक के ऊपर हम कह नहीं सकते, तो उसको हम बोलेंगे डिमांड लोन। अब बात आती है हमारी क्रेडिट की। सर डिमांड लोन के अंदर हमें टैक्स देना पड़ता है टैक्स नहीं होता या बेटा, इंटरेस्ट? इंटरेस्ट होता है। हाँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना, सॉरी। होगा, हाँ और इंटरेस्ट। इसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन के अंदर भी? हाँ दोनों में हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा, और सर जो शॉर्ट टर्म लोन है वो उसके अंदर हमें इकट्ठा पैसा वापसी देना उन्हें हाँ दोनों पूरा में एक ही बारी में? वापस देना होता है। ठीक है। ठीक है, दोनों में ही हमें पैसे इकट्ठे वापस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं डिमांड लोन का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख का और मैंने डिमांड लोन लिया, ठीक है, तो 5 लाख मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि बैंक हो सकता है कल मुझसे पैसे वापस ले ले, परसों ले ले वापस, 1 महीने बाद वापस ले, इसे बैंक कभी ही पैसे वापस लेगा। और मुझे फॉर एग्जाम्पल कि बैंक ने 10 दिन के बाद मुझसे पैसे वापस ले लिए, तो जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, वो 10 दिन का नहीं, वो पूरे मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, डिमांड लोन चाहे बैंक मुझसे 15 दिन बाद वापस ले ले या 20 दिन बाद वापस ले ले, उसमें पूरे मंथ का ही मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं शॉर्ट टर्म लोन की बात। शॉर्ट टर्म लोन मैंने जितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, बस उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है। समझ में आया तीनों को? यस सर। ठीक है, अब आते हैं हमारे कैश क्रेडिट पे। बेटा कैश क्रेडिट एक, अब तो काफी पुराना हो गया, लेकिन जब मैं 12th में था और मैंने 12th क्लियर की थी, सीए में एंटर किया, उस टाइम पर कैश क्रेडिट एक नया नया अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक नया टाइप ऑफ लोन था और इससे बिजनेसमैन को काफी बेनिफिट भी हुआ। तो देखते हैं कि कैश क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैश क्रेडिट मिलता किसके अगेंस्ट है। अब इन सभी लोन्स में हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। डिमांड लोन में हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन में सिक्योरिटी के बेस के लिए हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, कैश क्रेडिट में भी कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और ये हमेशा अगेंस्ट करंट एसेट्स एंड स्टॉक। ठीक है, तो ज्यादातर जो कैश क्रेडिट का लोन होता है वो हमारे स्टॉक के ऊपर मिलता है हमें, और हमें करंट एसेट्स के ऊपर हमें ये दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैश क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है। हमने जो भी डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन पढ़ा, उसमें क्या होता था, उसमें ये बिजनेसमैन है और ये बैंक है। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया। ठीक है, लोन लिया कितने रुपए का, मान लेते हैं 5 लाख का, 5 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से। ऑन, आज क्या डेट है, आज है हमारी डेट 30/4/2020, 30 अप्रैल 2020 को इसने 5 लाख का लोन ले लिया फॉर 1 ईयर। मान लेते हैं 1 साल के लिए इसने लोन लिया है। अब मुझे बताओ, ये 5 लाख रुपए बैंक इसको दे देगा। ठीक है, अब 5 लाख रुपए इसके पास आ गए। ठीक है, इसने 2 महीने तक, ठीक है, 2 महीने तक डिलेड यूज ऑफ 2 मंथ्स, यानी 2 महीने तक इसने 5 लाख को यूज ही नहीं किया अपने बिजनेस में, ऐसे इसके पास पड़े रहे। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 साल बाद जब ये पैसे वापस करेगा, ये कितने मंथ का इंटरेस्ट देगा। इसने 1 साल के लिए लिया था, यानी 12 महीने के लिए, तो ये 12 महीने का इंटरेस्ट देगा या फिर 10 महीने का इंटरेस्ट देगा, बताओ।
सर 12 महीने का इंटरेस्ट देगा। हाँ, और कितने पे देगा? पूरे 5 लाख रुपए पे देगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि उसने 5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया 1 साल के लिए, और उसने 2 महीने तक इन 5 लाख को यूज नहीं किया, तो बेटा बैंक को इससे कोई भी मतलब नहीं है। बैंक पूरे 5 लाख पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ये होता था हमारा किसमें? शॉर्ट टर्म लोन और अदर लोन्स में। ठीक है, फिर आया कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में, कैश क्रेडिट को हम सीसी भी बोलते हैं। ठीक है, सीसी अकाउंट। कैश क्रेडिट में बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी दी गई। बिजनेसमैन को बोला गया कि हम आपका एक अकाउंट ओपन करेंगे अपने बैंक के अंदर, और उसमें ये 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, एक सीसी अकाउंट ओपन करेंगे और इसके अंदर 5 लाख रुपए हम डाल देंगे। ठीक है, अब उस अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, और उस अकाउंट का डेबिट कार्ड और चेकबुक बिजनेसमैन को दे दी जाएगी। ये बिजनेसमैन के नाम से अकाउंट खुलेगा। ठीक है, अब ये बिजनेसमैन जितने पैसे इसमें से विड्रॉ करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसने इसमें से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं, इस 2 लाख रुपए को इसने 3 महीने तक यूज किया और फिर वापस इस अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है? हमने 5 लाख में से इस बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, और फिर 3 महीने बाद ये 2 लाख वापस डिपॉजिट करा दिए। तो अब इसको 5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसने जितना अमाउंट विड्रॉ किया और जितने मंथ के लिए किया, सिर्फ उतने अमाउंट पे यानी 2 लाख पे 3 महीने का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा सीसी अकाउंट। सर अगर उसने विड्रॉ ही नहीं किया तो क्या उसको कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं बेटा, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब इस 5 लाख जो रखे हुए हैं, इसमें से जितना अमाउंट कम हो जाएगा उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेगा, और जितने टाइम पीरियड के लिए कम होगा उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये सीसी अकाउंट, आजकल सीसी अकाउंट ही चलते हैं ज्यादातर। इसको हम ओडी अकाउंट ही बोल देते हैं, सीसी अकाउंट ही बोल देते हैं। तो ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो ज्यादातर 90% यही अकाउंट चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन को ज्यादा बेनिफिट होता है कि पैसे हमारे पास है, हम जितना यूज करेंगे उसमें से जितने टाइम के लिए उतने टाइम का ही इंटरेस्ट देना है, और ये बात सही भी है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हमारे 2 टाइप के फंक्शन थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हम 3 तरह की डिपॉजिट देते थे, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट। फिर लोन भी हम 3 तरह के देते हैं बैंक्स, कैश क्रेडिट अकाउंट, डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन भी बेटा हमारे टोटल 4 टाइप के सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है, 4 टाइप के हमारे ये होंगे। इसमें सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसको हम ओडी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थर्ड है हमारा एजेंसी फंक्शन। ठीक है, और सबसे लास्ट है हमारा यूटिलिटी फंक्शन।
ठीक है, तो ये टोटल 4 सेकेंडरी फंक्शन है। कौन कौन से हैं हमारे? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओडी, सेकेंड है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड है एजेंसी फंक्शन और फोर्थ हमारा यूटिलिटी फंक्शन। तो सबसे पहले हम ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। इस फैसिलिटी में क्या होता है कि इसमें हम कस्टमर को उसके अकाउंट में अवेलेबल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और बैंक मुझे अलाउ कर देता है कि मैं अपने अकाउंट में से 11,000 रुपए विड्रॉ कर सकता हूँ, तो जो 1,000 मुझे एक्सेस विड्रॉल की परमिशन मिल गई, ये क्या हो गई? ये हमारी ओडी फैसिलिटी हो गई। ओडी फैसिलिटी का मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, यानी ड्रॉइंग ऑफ अमाउंट या फिर विड्रॉल ऑफ अमाउंट मोर देन अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे अकाउंट में जो बैलेंस होगा हम उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा ये बैंक के ऊपर है, हमें कितने की फैसिलिटी उसने दी हुई है। क्या ये फैसिलिटी सभी को मिलती है? नहीं बेटा, ये किसी किसी कस्टमर को दी जाती है। जिस कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, जो बैंक का बहुत अच्छा कस्टमर होता है, बैंक को बिजनेस देता है बहुत अच्छे, तो उसको इस तरह की फैसिलिटी हम दे देते हैं। ठीक है, तो इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सर क्या ये पैसे वापस भी करने होते हैं जो हमने एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं? हाँ बेटा, ये वापस करने होते हैं। सर क्या इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? हाँ बेटा, इन पे इंटरेस्ट भी लेगा बैंक। ठीक है, लेकिन इसमें हमें बैंक से पूछना नहीं पड़ेगा, कि जाना नहीं पड़ेगा ओवरड्राफ्ट दे दो, ओवरड्राफ्ट दे दो। इसमें हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब आते हैं सेकंड फंक्शन पे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा हमारा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबने पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में अकाउंट्स में हमने पढ़ा था। हम अपने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, तो उसी फैसिलिटी को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है? इसमें एक्चुअल में एक मान लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बी को कुछ गुड सेल कर दिए, मान लेते हैं 10,000 के। ठीक है, अभी बी के पास पैसे नहीं है, तो ये सेल उधार हुई है। ठीक है, लेकिन बी बदले में एक बिल ऑफ एक्सचेंज देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है, साइन करके देता है बी। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा होता है कि मैंने गुड्स खरीदे हैं और मैं 3 महीने के बाद फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 15 दिन का भी, कितने ही टाइम का हो सकता है। तो बी ने ए को बिल साइन करके दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया 3 महीने के लिए, कि मैं 3 महीने के बाद मिस्टर ए को 10,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, चलो अब ए के पास क्या आ गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, लेकिन पैसे कब आएंगे? 3 महीने के बाद। अब क्या हुआ? ए को अभी पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो ए क्या बी से पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। वो बोलेगा देखो 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, अब मैं पहले नहीं दे सकता। तो क्या करेगा ए जाएगा बैंक के पास। ठीक है, ए बैंक के पास जाएगा, क्या बोलेगा बैंक को? बैंक को बोलेगा कि 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा करो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप रख लो और मुझे पैसे दे दो। अब मुझे बताओ, क्या बैंक इसका रिश्तेदार लगा हुआ है? नहीं, बैंक इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन फिर भी बैंक ये बात मान लेगा। क्यों मान लेगा? क्योंकि बैंक इसको पूरे 10,000 रुपए नहीं देगा, इसको फॉर एग्जाम्पल 9,500 दे देगा, और 3 महीने बाद बी से पूरे 10,000 रुपए ले लेगा। तो ए को फायदा हो गया कि उसको पैसे मिल गए टाइम से पहले।
बैंक को बेनिफिट हो गया कि 500 रुपए का इसको कमीशन मिल जाएगा या फिर 500 रुपए इसने कमा लिए इस ट्रांजेक्शन से। ठीक है, तो ए और बैंक दोनों का बेनिफिट इसमें हो गया। इस फैसिलिटी को जो बैंक ने बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले पैसे दिए, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब मुझे बताओ तीनों में से अभी तक किसी को कोई डाउट? तीनों आंसर करो। सर एक बारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला दोबारा बता दो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि ए और बी हैं और ए ने बी को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, ए ने बी को उधार पे गुड्स बेचे हैं। ठीक है, अब उधार पे बेचने के बाद ए अपने पास कुछ प्रूफ तो रखेगा ना कि मैंने गुड्स बेचे हैं। बी बाद में चल के बी ने मना कर दिया, मैंने तो गुड्स खरीदे ही नहीं है। तो प्रूफ क्या होगा? तो प्रूफ के लिए ए ने बी से एक पेपर साइन कराया। इस पेपर पे क्या लिखा होगा? इस पेपर पे लिखा होगा कि गुड्स बेचे गए हैं और इन गुड्स के कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए हैं और ये 3 महीने बाद बी पे करेगा ए को। ठीक है, इस पेपर को हमने नाम दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब ए के पास ये प्रूफ आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ए को पैसे कब मिलेंगे? 3 महीने बाद। 3 महीने से पहले तो पैसे मांग ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब पैसे की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। पैसे की जरूरत ये थोड़ी ना देख कर आएगी कि ए को 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे तो 3 महीने बाद जाएंगे ए के पास, नहीं। तो क्या हुआ? ए को पैसों की जरूरत पड़ी, ए बैंक के पास जाएगा। ए ने बैंक से कहा कि मुझे आज 9500 दे दो और मुझसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज खरीद लो एक तरह से, और जब 3 महीने पूरे हो जाए तो बी के पास जाना, बी तुम्हें 10,000 रुपए दे देगा। ठीक है, तो बैंक इस चीज को एग्री हो जाएगा क्योंकि 500 रुपए बैंक कमाएगा भी तो। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो बैंक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए से खरीदा और बाद में पेमेंट बी से ले ली। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वैसे पता होना चाहिए था सार्थक तुम्हें, 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है। बोलो, समझ में आ गया तीनों में? सर चैप्टर ये वाला समझ में ही नहीं आया था 11th में। अब आ गया समझ में क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? हाँ सर अब आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या होगा? एजेंसी फंक्शन में बैंक हमारे लिए काम करेगा, यानी हमारे एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, बैंक हमें रिप्रेजेंट करेगा कहीं पर जाकर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेगा? कौन कौन सी फैसिलिटी देगा इसमें? तो सबसे पहले बैंक बोल सकता है कि चलो मैं बैंक बोल सकता है कि जैसे हम ट्रांसफर ऑफ फंड की रिक्वेस्ट करते हैं, पैसे हमें ट्रांसफर करने हैं, तो क्या हम जाकर ट्रांसफर करते हैं? नहीं, बैंक करता है ट्रांसफर। हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक हमारी तरफ से फंड्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, बैंक हमारे बिहाफ पर इनकम टैक्स की पेमेंट भी करता है, हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा और इनकम टैक्स की पेमेंट कर देगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ चेक, जब हम हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट करते हैं तो पैसे कौन लेकर आता है हमारे अकाउंट में? बेटा बैंक लेकर आता है, हमने तो चेक डाला है। ठीक है, तो चेक थोड़ा ना पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, उस चेक को बैंक लेकर जाता है दूसरे बैंक के पास, वहां से पैसे लाकर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, इसीलिए 2 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, कभी कभी हमें क्या करना होता है, हमें पैसे करेंसी एक्सचेंज करनी होती है, यानी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटीज बैंक एजेंसी फंक्शन में देता है, जिसमें बैंक क्या करता है कि हमें रिप्रेजेंट करता है किसी और के सामने और हमारे बिहाफ पे इस तरह की ट्रांजेक्शन्स वो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें करेंसी खरीदनी है तो हम बैंक से खरीद सकते हैं, तो बैंक अपना नाम लेकर नहीं खरीदेगा, बैंक हमारा नाम लेकर खरीदेगा आरबीआई से। चलो आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन फॉर एग्जांपल जैसे बैंक हमें लॉकर की फैसिलिटी दे देता है, बैंक ने हमें लॉकर दे दिया। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एक डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, डीडी सब जानते होंगे। तो इस तरह की फैसिलिटी को हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। चलो, तो ये 4 थे हमारे सेकेंडरी फंक्शन
ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक हमारा यहाँ पर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या पढ़ा कमर्शियल बैंक में? हमने उसके फंक्शंस पढ़े, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो तरह के थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स। फिर सेकेंडरी फंक्शन में हमने ये 4 फंक्शन पढ़े, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कमर्शियल बैंक अभी कंप्लीट हुआ है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट अभी तक? सर कई लोन्स ऐसे भी तो प्रोवाइड होते हैं जिसके अंदर हम इंटरेस्ट तो पे करते हैं और हमें पैसा इकट्ठा नहीं देना होता, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। हाँ, ऐसा भी होता है, तो वो भी हमारे शॉर्ट टर्म लोन ही होते हैं। अच्छा, वो भी शॉर्ट टर्म। हाँ, बस उसमें क्या हो जाता है, उसमें हम धीरे धीरे पे करते हैं, डेफर्ड पेमेंट भी बोल सकते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम ऐसे लोन लेते हैं जिसको हम एक साथ पे करेंगे, तो हमारी मर्जी होती है हम कौन सा ऑप्शन उसमें चूज करते हैं, लेकिन वो होते हमारे शॉर्ट टर्म लोन ही है। अगर 1 साल से कम के लिए तो शॉर्ट टर्म लोन है, 1 साल से ज्यादा के लिए है तो फिर वो लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। ओके। ठीक है, भानु, रोहन, कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। चलो आज के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक, और कल से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी सारी क्लासेस। सेंट्रल बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी, जैसे आरबीआई। सर वो रेपो रेट वगैरह उसी टॉपिक में आएगा? हाँ, उसी में आएगा बेटा। ओ, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेंट्रल बैंक काफी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत नॉलेजेबल टॉपिक है, तो इसीलिए कल टाइम से आ जाना, मैं वेट करता रहता हूँ सबका। ठीक है, तो कल